नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बात तो राजधानी की करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। सिसोदिया ने एक ट्वीट करके कहा कि देश के बच्चों की वैक्सीन बेचने वाले, देश को महामारी में तड़पता छोड़कर चुनाव में समय गंवाने वाले अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आईसीयू बेड्स ढूंढ रहे हैं। इससे पहले भी सिसोदिया ने कई बार केंद्र पर वार किया है और इससे पहले ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 92 लाख युवा हैं जिनके लिए हमें 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीन डोजेस की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सूचित किया है कि दिल्ली को 10 जून से पहले वैक्सीन नहीं मिलेगी, जिसके कारण हम युवाओं के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स मजबूरन बंद कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला किया था। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान नड्डा ने कहा था कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने महामारी आने पर सब कुछ केंद्र पर डाल दिया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर निशाना साधने से आम आदमी पार्टी में अब जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किए गए मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका खूब प्रचार किया था। आज महामारी के दौर में सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाने के काम आ रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, मोहल्ला क्लिनिक पर जिस तरह से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तमाम बंद पड़े हैं, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई फिलहाल ये जो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने चलाए थे ये बंद पड़े हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिकों को खोलने की कोशिश की गई थी, जो पिछले साल भी यही चीज प्रक्रिया अपनाई गई थी। और जो छोटी मोटी बीमारियां थी, लोग खांसी जुकाम की जो दिक्कत थी या फिर मौसम की वजह से कोई दिक्कतें थी, तो वो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक में जाकर अपना इलाज करा लेते थे और दवाइयां भी मिल जाती थी। मगर जिस तरीके से अब बात करें 2021 की, तो 2021 के अंदर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए थे कोरोना काल के अंदर, वो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लगातार संक्रमण जो था वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैलता नजर आ रहा था, क्योंकि आंकड़े भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। मगर जिस तरीके से भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक इतने महंगे बनाए गए थे, लोगों के बजट से पैसे बनाए गए थे, यानी टैक्स के पैसे से बनाए गए थे, और अब वो मोहल्ला क्लिनिक यानी कि कोरोना काल के अंदर वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। जहाँ की 504 जो डॉक्टर थे, जब 504 क्लिनिक बनाई गई थी, वो सब वेस्ट गई। और यहाँ तक कि जो अस्पताल के जो कर्मचारी थे, यानी कि जो मोहल्ला क्लिनिक के जो डॉक्टर थे या फिर जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनको बैठे बिठाए की सैलरी दी गई। यहाँ तक कि जनता राजीव, को राहत आदेश नहीं मिली। गुप्ता ने यह भी कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक है इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। क्या वाकई भ्रष्टाचार के वो इस मामले में सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता है यानी कि आदेश गुप्ता, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि करोड़ों रुपयों के कह सकते हैं द्वारा बनाए गए थे मोहल्ला क्लिनिक, और कहीं ना कहीं जब कोरोना काल के अंदर इसकी कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं वो मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मगर ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लगातार दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उपलब्धि हासिल करने के लिए कहा जा रहा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लोग जहाँ अस्पतालों के अंदर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, मोहल्ले के अंदर ही उनको इलाज मिल जाएगा। मगर जिस तरीके से महामारी के अंदर इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं ये अगर मोहल्ला क्लिनिक खिले होते तो कहीं ना कहीं लोगों को अस्पतालों के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। और बिल्कुल राजीव, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने ये कहकर बनाए थे कि लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोहल्ले में उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। और ऐसे में जब कोरोना इतनी बड़ी महामारी देश में है, इस बीच इनका बंद हो जाना सरकार पर लाजमी है सवाल खड़े करता है। मनीष सिसोदिया ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार पर पलटवार किया है। उसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने कहा है कि विदेशों में वैक्सीन बेचने वाले अब आईसीयू बेड्स की तलाश कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं तो उनमें आईसीयू बेड्स कैसे तलाशे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया ने बेशक बीजेपी के ऊपर पलटवार किया हो, बेशक ये कहा हो कि जो बच्चों की वैक्सीन है वो विदेशों के अंदर बेची गई, लोगों की वैक्सीन विदेशों के अंदर बेची गई, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आईसीयू बेड की बात जो है
वो कहीं ना कहीं एक कमेंट है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी और उसका ठिकरा बीच भी भाजपा के जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन दी जा रही है, दिल्ली सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। और यही चीज दिल्ली सरकार भी कह रही थी कि वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं दे रही है और जो वैक्सीन है वो विदेशों में बेचकर केंद्र सरकार ने मुनाफा कमाया है। मगर कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब राजनीति की जा रही है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं वैक्सीन की तलाश में है। और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर जो तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए घातक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य सरकारों के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति की जा रही है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर इससे कोई भी जनता को फायदा नहीं होने वाला है। का आपने जिक्र किया, तमाम लोग यही चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन किसी भी तरह से मिले। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि उन्हें वैक्सीन केंद्र देगा या राज्य सरकार देगी, लेकिन उन्हें वैक्सीन चाहिए ताकि वो कोरोना से बच सके। फिलहाल वैक्सीनेशन की और वैक्सीन की क्या स्थिति है दिल्ली में? क्या जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10 जून तक वैक्सीन मिलेगी, केंद्र सरकार ने कहा है, क्या ये वाकई सच है? अभी तक वैक्सीन दिल्ली में कुछ भी नहीं है और वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से क्या बंद है? हेलो राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से राजीव को जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यही सबसे बड़ी खबर है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, राजनीति का सिलसिला यहाँ पर तमाम जारी है। लेकिन दिल्ली में वैक्सीन की स्थिति क्या है वो हम सभी के सामने है। धरातल पर क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे ताकि लोगों को मोहल्ले में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उन्हें ज्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन जब कोरोना की महामारी है देश में, इतनी ज्यादा घातक ये महामारी होती जा रही है, इस बीच मोहल्ला क्लिनिक का बंद होना वाकई भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर बयान देते हैं, आम आदमी पार्टी ने खुद यह बयान दिया था। चलिए, राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वैक्सीनेशन की दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या वाकई वैक्सीनेशन सेंटर्स फिलहाल पूरी तरह से बंद है या कहीं कहीं पर वैक्सीन लगी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे और लगभग 100 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे, और ये सारे सेंटर जो थे वो स्कूलों के अंदर खोले गए थे और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना था। मगर जिस तरीके से बात करें अब दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटरों की, तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर है जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए खोले गए थे वो तमाम बंद पड़े हुए हैं। दिल्ली के अंदर वैक्सीन नहीं है। मगर जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए जरूर वैक्सीन दी जा रही है। मगर 2 वैक्सीनों में से सिर्फ एक ही वैक्सीन बताई जा रही है कि एक ही वैक्सीन है उनके पास भी, और ये भी वैक्सीन कुछ दिनों की रह गई है, वो भी खत्म होने वाली है। सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन मांगनी पड़ेगी केंद्र सरकार से। मगर कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन नहीं है और जिसकी कहीं ना कहीं जनता तलाश करती नजर आ रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भाग रही है, क्योंकि वहां पर भी दुगने से तिगने दाम लिए जा रहे हैं। सरकारों ने बेशक 1000 रुपए वैक्सीन की डोज के लिए दिए, निर्धारित किए, राजीव, लेकिन केंद्र सरकार भी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। राजीव, केंद्र सरकार तमाम बार यही कहती है कि उन्होंने कई करोड़ डोज वैक्सीन दे दी है अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को। उसके बावजूद जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और क्या वाकई इसमें कालाबाजारी का भी कहा जा सकता है? क्योंकि वैक्सीन जब इतनी मिल गई है उसके बाद भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाना वाकई ये सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि हमने कई करोड़ डोज दे दी गई हैं दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार नहीं लगा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कालाबाजारी जरूर दोनों तरफ से है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में बेची जा रही है या दिल्ली सरकार के हाथ द्वारा कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर वैक्सीन है। तो वैक्सीन अगर प्राइवेट अस्पतालों में तो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र की भी बनती है और दिल्ली की भी बनती है। मगर जिस तरीके से अभी तक जनता परेशान है और यहाँ तक कि जिन लोगों को फ्री वैक्सीन देनी चाहिए थी वो उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और उनकी जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर दुगने से तिगने दामों में बेची जा रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जिम्मेवारी दोनों की बनती है जनता को वैक्सीन पहुंचाने के लिए। मगर दोनों ही तरफों से सिर्फ राजनीति की जा रही है, वैक्सीन जनता को नहीं पहुंचाई जा रही है। जी राजीव, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया और कल ही हमारे सामने ये खबर आई थी कि सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें वैक्सीन नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन है, वैक्सीन पूरी तरह से है। तो क्या निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फिलहाल सुचारू चल रहा है दिल्ली में? देखिए बिल्कुल प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल खोले गए हैं। लगातार वैक्सीन दी भी जा रही है और यहाँ तक कि 1500 से लेकर 2000 तक की वैक्सीन बेची जा रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जिनके पास बजट है, यानी कि जिनके पास पैसे हैं, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके लगवा सकते हैं वैक्सीन। मगर जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं,
वो सरकारी अस्पतालों में ही इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, मगर फिर भी वैक्सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेवारी बनती है तो उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर है, सरकार कहती है एक तरफ तो हम फ्री केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हम फ्री जनता को वैक्सीन देंगे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया था, मगर अभी तक प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो वैक्सीन है वो सरकारी अस्पतालों में देनी चाहिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का टीकाकरण लगाना चाहिए। मगर अभी तक स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि तमाम दिल्ली के जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वो बंद पड़े हुए हैं और जनता अभी भी सरकारों की तरफ देख रही है कि सरकार कब उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और कब उन तक टीकाकरण मिलेगा। जी राजीव, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया है उन्होंने ये तक मांग कर ली है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। क्या वाकई उनकी अपील पर सीबीआई जांच हो सकती है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें सीबीआई जांच की, तो क्योंकि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक कई करोड़ों रुपए के बनाए गए थे और जनता के गाड़ी कमाई से बनाए गए थे, यानी कि जनता का जो पैसा था उन्हीं से बनाए गए थे, मगर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इससे उपलब्धि भी हासिल हुई थी और विदेशों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ भी हुई थी। मगर वही मोहल्ला क्लिनिक जब महामारी के वक्त में बंद पड़े होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और इसी को लेकर जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेता जो है वो लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप कर लगा रहे हैं कि जो महिला मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद क्यों थी, उनके जो डॉक्टर थे वो कहाँ थे, क्या अपने घरों में बैठे हुए थे, या फिर जो उनकी दवाइयां हैं वो कहाँ चली गई। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाना तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं उनकी राहत जो जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और इसी को लेकर राजनीति की जा रही है और जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है और दिल्ली की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार भ्रष्ट है। मगर देखना होगा, दोनों तरफ से भ्रष्टाचार जरूर हो रहा है। जी भ्रष्टाचार भी और राजनीति भी दोनों तरफ से बेहद संजीदगी से हो रही है। इस समय जो स्थिति है उस पर कोई इतनी संजीदगी से ध्यान नहीं दे रहा है जितनी वो राजनीति पर दे रहे हैं। राजनीति जो है वो इस समय आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। राजीव, तमाम तरह की हम चीजें देख रहे हैं, उसके बावजूद जनता जो है उसका रुख सिर्फ यही है कि उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जनता को सिर्फ इस समय महामारी से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन का ही इंतजार था और वैक्सीन उन तक मिलनी भी चाहिए थी। और यही चीज केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम विदेशों के अंदर वैक्सीन भी जरूर भेजेंगे, मगर कहीं ना कहीं जनता के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन होगी और लगातार वैक्सीन बनाई भी जा रही है, मगर अभी तक जनता को वैक्सीन नहीं मिल रही है। कई राज्यों की बात करें तो वहां पर भी वैक्सीन सेंटर बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, चाहे पंजाब की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, दिल्ली के अंदर तो वैसे भी बंद पड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। मगर कहीं ना कहीं तालमेल के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता पिसती नजर आ रही है और जनता की जो वैक्सीन है वो शायद ब्लैक मार्केटिंग के अंदर जा रही है और कहीं ना कहीं उसका मुनाफा जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है या फिर ब्लैक मार्केटिंग वालों को हाथ में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो वैक्सीन है वो जनता तक पहुंचानी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है। मगर देखना होगा, दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं राजनीति करती नजर आ रही है। जी तालमेल की कमी राजीव हर बार देखने को मिलती है, ये कोई पहली बात नहीं है जब तालमेल की कमी देखने को मिली हो। हमेशा ही तालमेल की कमी इस तरह से देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पर, उनके पास कितनी वैक्सीन है, उनके पास जो रेमडेसिविर की दवाइयां भी हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है सुचारू रूप से, तो जो वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है, डॉक्टर्स का इस पर क्या रुख है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की या डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि सरकारें उनको वैक्सीन देंगी तो ही जनता तक वो उपलब्ध करा सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कहां से उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर भी डाली जा रही है डॉक्टरों के द्वारा और यहाँ तक कि राज्य सरकार के ऊपर भी डाली, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर और राज्य की सरकार हो, मगर जिम्मेवारी सबकी बनती है। मगर यहाँ पर सिर्फ राजनीति के जरिए दिल्ली सरकार खास तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति करती नजर आ रही है और वही चीज भाजपा की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है, दिल्ली सरकार को वैक्सीन दी गई है और इतने करोड़ रुपए की वैक्सीन दी गई है, तो आखिर वैक्सीन जा कर रही है, सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं मुनाफा दोनों ही सरकारों को मिल रहा है। जी राजीव, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने तमाम बार देखा है कि ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा में कमी ही रहती है दिल्ली में। केजरीवाल हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑक्सीजन की या वैक्सीन की मांग करते हैं। ऑक्सीजन की फिलहाल क्या स्थिति है और अस्पतालों के बाहर जिस तरह से मरीज दम तोड़ रहे थे, क्या उसमें अभी कोई सुधार हो पाया है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए कहीं ना कहीं लोग बात कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके कहीं ना कहीं कंपनियों की तरफ भाग रहे थे और कहीं ना कहीं सरकारें उनकी मदद नहीं कर रही थी, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मगर जिस तरीके से आप कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर मिली हुई है, यहाँ तक कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मरीज थे वो अस्पतालों के बाहर कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। अब वो स्थिति नहीं है, इतनी डरावनी नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं
वो भी लगभग घट चुके हैं, 900 से 46 के करीब आ चुके हैं, और तो कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या वो भी घट चुकी है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए अभी भी केंद्र सरकार और ठीक दिल्ली है सरकार की जी जिम्मेवारी बनती है, ताकि जी दोनों ही मिलकर काम करें। जी जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। यूपी के आगरा से अवैध खनन का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में शामिल 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर यूपी से, जहां पर आगरा में अवैध खनन का जो मामला सामने आया था उस पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद एसएचओ प्रदीप समेत 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडिंग ट्रक और वाहनों में ये सभी वसूली करते थे, जिसके बाद अवैध खनन का मामला सामने आया था और इस पर अब बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है और कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अवैध खनन में शामिल 5 पुलिसकर्मी यहां पर निलंबित किए गए हैं, जिसमें शमशाबाद का एसएचओ भी शामिल है। शमशाबाद के एसएचओ समेत 4 सिपाही निलंबित किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर यूपी के आगरा से, जहां पर ओवरलोडिंग और ट्रक और वाहनों से जो वसूली की जा रही थी, अवैध खनन के इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। अवैध खनन का ये मामला, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और इन पर कार्रवाई देखिए कितने तुरंत हो रही है। सरकार कितनी संजीदगी से यहाँ पर एक्शन ले रही है। शमशाबाद एसएचओ को भी यहाँ पर निलंबित कर दिया है, उन्हीं के साथ 4 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया है। ओवरलोडिंग ट्रक और वाहनों से ये सभी वसूली करते थे, जिसका मामला जब संज्ञान में आया तो वैसे ही प्रशासन और सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें से एक शमशाबाद एसएचओ भी शामिल है। उनके समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अवैध खनन का ये मामला, जहां पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन सरकार और प्रशासन द्वारा लिया गया है। ओवरलोडिंग ट्रक और वाहनों में वसूली का ये मामला सामने आया था और ये जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही स्वास्थ्य प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। और यूपी के आगरा से ये बड़ी खबर। चलिए तो अब खबरों के रुख कर लेते हैं। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए शहर भर में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जमीन अधिग्रहण, कोर्ट केसेस, ट्रैफिक के साथ साथ सड़क पर काम करने से लेकर कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन जैसी दिक्कतों को पार करते हुए आखिरकार 20 किलोमीटर के मेट्रो रेल ट्रायल की शुरुआत होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरी झंडी दिखाकर प्रोटोटाइप मेट्रो रेल ट्रायल की शुरुआत करेंगे। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। काम इसका पूरा हो चुका है और 4 महीने ये ट्रायल चलेगा, जिसके बाद जनता के लिए ये मेट्रो लाइन खोल दी जाएगी। तमाम इसकी काम जो है वो पूरे हो चुके हैं और आज सीएम उद्धव ठाकरे इस मेट्रो रेल लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद इसका ट्रायल शुरू होगा। 4 महीने तक सड़कों पर दौड़ेगी ये मेट्रो और उसके बाद जनता के लिए खोल दी जाएगी। लॉकडाउन में जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इन सभी दिक्कतों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने ये काम पूरा कर लिया है। डीएमआरसी जो मुंबई है वहां पर पूरी तरह से ये स्थिति संभाल ली गई है और लॉकडाउन के बीच भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें आज मुंबई वासियों को एक बार फिर से जाम से निजात मिलने की ओर पहला कदम बढ़ाया जाएगा, जहां पर प्रोटोटाइप मेट्रो का ट्रायल आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे इसको हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। चलो तो इसी पर जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी लाइव हमारे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मेट्रो को एक बार फिर से आज हरी झंडी मिलने वाली है, किस तरह की तैयारियां फिलहाल मौके पर हैं और सीएम उद्धव ठाकरे कब तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अब तो थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है मुंबई मेट्रो ट्रायल को जो है आज हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में जिस तरह से लगातार एमएमआरडीए के कमिश्नर आर राजीव ने बताया कि करीब 30 किलोमीटर की यह परियोजना है, इसको हरी झंडी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से मुंबई करो के लिए बताया गया कि अक्टूबर के पहले महीने में, पहले हफ्ते में आम मुंबई करो के लिए बहाल कर दी जाएगी। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर रेलवे द्वारा यह जो है एनओसी मिलने के बाद आम मुंबई करो के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन आज जो है मुंबई महाराष्ट्र के जो है सीएम उद्धव ठाकरे इस परियोजना का जो है हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद से तमाम जो ट्रेनें हैं, तमाम जो लाइनें हैं, तमाम जो वायर बिछाने का काम है उसका जो है ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उसको लेकर आज पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है मुंबई के कांदिवली आकुर्ली रेलवे स्टेशन का, मेट्रो स्टेशन का जो हरी दिखाकर आज ट्रायल शुरू करवा देंगे।
सत्य प्रकाश, आज ट्रायल इसका होने जा रहा है और सीएम आज उसे हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन कोरोना काल है इस समय, तो क्या वर्चुअल तरीके से यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाएगी या सीएम खुद मौके पर मौजूद होंगे? देखिए, जिस तरह से एमएमआरडीए ने जानकारी दी है, सीएम खुद वहां मौजूद रहेंगे और उसको हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी तरफ मुंबई का सबसे मॉडल जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया, वो अकुर्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जिस पर हरी झंडी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे और उसके साथ तमाम इंजीनियर और एमएमआरडीए के इंजीनियर मौजूद रहेंगे। किस तरह की तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं, क्योंकि कोरोना का काल इस समय चल रहा है, तो क्या प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर किया जा रहा है तैयारियों में? और अब से पहले जो पूरी तमाम तैयारियां थी जहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे, उस समय भी क्या प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया? क्योंकि हमने देखा है मुंबई की स्थिति को कोरोना काल में। जाहिर तौर पर जिस तरह से देखिए, लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थी, उसके बीच में भी लगातार एमएमआरडीए ने अपने कर्मचारियों के साथ मेट्रो स्टेशन का काम जारी रखा। हालांकि यह मेट्रो स्टेशन जो है जमीन पे नहीं बल्कि ऊपर से रेलिंग द्वारा बनाई गई, तो जाहिर तौर पर ऊपर काम लगातार हो रहा था, लिहाजा आम जनता से रूबरू होना या संक्रमण होने की कोई आशंका नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के दौरान भी मेट्रो ने लगातार अपने काम को जारी रखा और खुशी की बात है ये है कि आने वाले जल्द ही समय में आम मुंबई करों के लिए मुंबई मेट्रो की सेवा बहाल कर दी जाएगी। इसको लेकर भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो है अब संतोष व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जल्द ही आम मुंबई करों के लिए काफी लंबी जो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो सेवा जो है चालू कर दी जाएगी। सत्य प्रकाश, 4 महीने का ये ट्रायल रहने वाला है। अक्टूबर में आपने बताया कि ये शुरू होगा, आम जनता के लिए ये मेट्रो शुरू हो जाएगी। अगर इसमें कोई तकनीकी खामी आती है तो क्या ये जो समय है जनता के लिए खोलने का, क्या वो आगे भी बढ़ सकता है? देखिए, 4 महीने का ट्रायल जरूर लिया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आज हरी झंडी मुख्यमंत्री जी दिखाएंगे। उसके बाद 4 महीने तक यानी कि अक्टूबर के पहले वीक में रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर इसकी जो है एनओसी देंगे, उसके बाद मां मुंबई करों के लिए छोड़ दिया जाए। तो जाहिर तौर पर 4 महीने तक लगातार ट्रायल किया जाएगा कि ट्रेन सेवा के दौरान, मेट्रो सेवा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तकलीफ नहीं हो, उसको लेकर 4 महीने का लंबा वक्त लिया गया है, जिसमें लगातार जो मेट्रो के तमाम इंजीनियर है, कर्मचारी है, उस पर नजर रखेंगे। उसके बाद आम मुंबई के लिए खोला जाएगा। जनता का क्या कुछ रुख है, क्योंकि मुंबई में हमने देखा है सड़कों पर किस तरह से लबालब रहती है, कारों से लबरेज रहती है सड़कें। मुंबई वासियों का फिलहाल इस पर क्या रुख है? क्या वाकई उनमें खुशी की लहर है या फिलहाल वो चाहते हैं कि सरकार इस समय वैक्सीनेशन पर ध्यान दे? जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में ट्रैफिक लगातार बनी रहती है, हालांकि लोग सुबह सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगातार देखा जाता है तो ट्रैफिक रहती है। ऐसे में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही बनी ये मेट्रो कहीं न कहीं आम मुंबई करों के लिए निजात देने वाली है। हालांकि मुंबई कर भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो की सेवा शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो की जो काम लगातार हाईवे पे चल रहा था, उसकी वजह से ट्रैफिक और हो रही थी। लेकिन जब मेट्रो चालू कर दी जाएगी तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक दूसरी तरह से भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुंबई मेट्रो की जो सेवा मिलेगी उसकी वजह से भी ट्रैफिक काफी हद तक कम होने की आशंका दी जाए। हालांकि 20 किलोमीटर की है सेवा, शुरुआती दौर में अक्टूबर से मिलेगी, तो आम मुंबई के लिए एक बड़ी राहत होगी। सत्य प्रकाश, ये जो ट्रायल है आज से शुरू होने जा रहा है, इसमें कितनी मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी? क्या एक ही मेट्रो का ट्रायल होगा या फिर 2 या 3 ट्रायल यहाँ पर किए जाएंगे? देखिए, शुरुआती दौर में 2 मेट्रो लाइन को चलाया जाएगा, जो एक दहिसर से लेकर अंधेरी पूर्व तक जाएगी, उसके बाद दूसरी दहिसरपुर से लेकर दहिसर तक आएगी। तो इस तरह से 2 सेवाएं लगातार जारी रहेंगी और उसमें जो है तमाम जो एमएमआरडीए के अधिकारी और रेलवे के कमिश्नर और तमाम इंजीनियर जो इस पर लगातार निगरानी रखेंगे, हर दिन की रिपोर्ट देंगे, कितने किलोमीटर चलाई जा रही है, किस तरह से चलाई जा रही है। सबसे अहम बात, बिना ड्राइवर की ये मेट्रो ट्रेन होगी। ये दर्शकों के लिए सबसे बड़ी बात कि मुंबई महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिना किसी ड्राइवर के मेट्रो सेवा चलाई जाएगी। सत्य प्रकाश, लेकिन बिना ड्राइवर के यहाँ मेट्रो सेवाएं चलाई जाएंगी। सरकार हमेशा कहती है कि अगर ये जो मेट्रो लाइन शुरू होगी तो इससे जनता को तो सहायता मिलेगी ही, जनता को जाम से निजात मिलेगी ही, लेकिन जो आम लोग हैं उनको भी थोड़ा काम इससे मिलेगा। लेकिन बिना ड्राइवर की ये मेट्रो है तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर बेरोजगारी है, हर इंसान चाहता है कि उनको नौकरी मिले, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कंप्यूटराइज जमाना हो गया है, कंप्यूटराइज समय में ऐसे में आम जो लोगों की जिंदगियां रहती है कहीं की नौकरी से चलती है।
अब ऐसे में कंप्यूटर अब लगातार अगर ट्रेनों को चलाता तो जाहिर तौर पर उससे कितने लोग जुड़े रहेंगे और कितनी सेवाएं लेनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जा रहा कंप्यूटर अब काम करने लगा तो जाहिर तौर पर आम जनता, आम लोगों का जो काम है कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर करने लगा है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, जानकारी आपको देने के लिए बहुत शुक्रिया और इस पर नजर बनाए रखेगा। आपसे दोबारा फिर से जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चले तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। खिलाड़ी मिल्खा सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कोरोना को मात दी है। हाल ही में वो कोरोना से संक्रमित हुए थे, उसके बाद अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने जिंदगी को एक बार फिर से मात दी थी, मौत को मात दी थी, इसी तरह से उन्होंने अब कोरोना को मात दी है। मिल्खा सिंह 24 मई को अस्पताल में भर्ती हुए थे और उसके बाद अब उन्हें आज छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से जंग जीत ली है उन्होंने। फ्लाइंग स्विंग मिल्खा सिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से हाल ही में वो पीड़ित हुए थे। मिल्खा सिंह बता दें आपको, खिलाड़ी हैं, दौड़ में जो भाग लेते हैं उन पर मूवी भी बन चुकी है और काफी प्रसिद्ध वो खिलाड़ी है। मोहाली के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उसके बाद 24 मई को उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और कोरोना से पूरी तरह से बचकर अब वो अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं। और तमाम जो उनकी प्रक्रिया है आगे की, वो भी डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और आगे उनकी प्रक्रिया, उनके स्वास्थ्य सेवाओं का आंकलन करने के लिए जारी रहेंगी। मोहाली के एक निजी अस्पताल में बता दें वो भर्ती थी और कोरोना से मात देकर अब वो घर लौट रहे हैं। चलिए तो बात पंजाब की करेंगे। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह का हल ढूंढने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी सोमवार से मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करेगी। इसके लिए सोमवार को 25 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। इनमें से 8 मंत्री भी शामिल हैं, जबकि बाकी के मंत्रियों और विधायकों से कमेटी मंगलवार को मिलेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा विधायक रविवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। हालांकि सिद्धू को पहले दिन मिलने वाले विधायकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सिद्धू मंगलवार को कमेटी के सामने पेश होंगे। इस दिन 8 मंत्री और बाकी के विधायक कमेटी के सामने होंगे। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो